अस्सलाम वालेकुम सर।
have is step response and stability of first, second, and higher order system. अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा ये आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। यस सर। सर वो अब ठीक है। बजिंग की आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। हेलो। ना सर भी कम है। स्लो है सर। यार ये आवाज में एक और पड़े हुए हैं, कुछ और कोई और हेडफोन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज अब सही यस आ सर, रही अब सही आ रही है। सर अब सही आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही। हेलो यस सर आ रही है। हेलो। सर हेलो आ रही हेलो है सर, आवाज। हेलो 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 हेलो। यस आ- सर, आवाज़ सही आ रही है आपकी। हेलो। कोई हेलो, अब बताएगा? सर आवाज़ आ सर रही आ रही है। है यस सर। सर, आवाज़ आपकी सर आ रही आ है। रही। हेलो। आ रही है सर की आ रही है आवाज़। हेलो सर, आवाज आ रही। आ रही है आ रही है। हेलो। जी सर, बोलो सर। आ रही है सर, आ रही है। नहीं, सर का माइक ग्लिच हो गया, सर को हमारी आवाज़ नहीं जा रही, सर की आ रही है। सर जी रीस्टार्ट करें। एक मिनट, शायद अब मुझे आवाज नहीं आ रही। यस मैं ये माइक यस चेंज कर सर। लूं। ये माइक में करने ठीक है। हेलो। यस सर, अभी भी नहीं आ रही। यस सर, हमें तो आवाज आ रही है। बाकियों की ठीक आ रही है, आपकी स्लो आ रही है थोड़ी। अब्दुल हसीब। सर अब ठीक आ रही है। यस सर, अब आइए सर। नहीं आ रहा। यहाँ से तो ठीक आ रही है। जी वासिम। यस सर, यस सर। ओके, अब ठीक है आवाज। यस सर, अब सही आ रही है। ओके गुड। So today our lab number 5 or 6, I think 6, which is step response and stability of first, सर second and 5 higher में। order system. 5 है? यस सर, लैब नंबर 5 होगी ना। हाँ 5, yes 5. तो which is step response and stability of first, second and higher order system. So whenever we make differential equation of different
physical system, like in our past lab we did DC motor system and RC and RLC circuits. So all these systems are converted into differential equations of first order system, second order system, and maybe they are in higher order system. So how the response of these systems can check on MATLAB or in Simulink. So familiarization with this step response and stability of first second. What is this step response? हमने last time जो labs में किया step response, वो simple हमने सिर्फ एक command apply की है, लेकिन हम ये step response क्यों लेते हैं आज वो हम देखेंगे. ठीक है. Introduction 1. Appropriate mathematical model of a system have been obtained either in state space or transfer function form. We may then analyze these models to predict how the system will respond in both the time and frequency domain. To put this in constant control system often designed to improve stability, speed of response, steady state error, or prevent oscillations. In this section we will show how to design. अच्छा, जो हम स्टेप रेस्पॉन्स लेते हैं तो हम ये क्यों लेते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि इस सिस्टम का जो स्पीड रिस्पॉन्स है वो क्या है, स्टेडी स्टेट उसमें एरर कितना है, और उसमें ऑसिलेशंस हैं या नहीं, उसका ओवरशूट कितना है ऑसिलेशंस का. और ये हम क्यों ये चीज़ें देखते हैं स्टेप रेस्पॉन्स के अंदर? हमने उस सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है. ठीक है. तो जब भी हम स्टेप रेस्पॉन्स लेते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो So after taking the step response, we always have like a graph. For example, हमारे पास जो एक ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का आता है. ठीक है. या वो मे भी हो सकता है इस तरह का हो. ठीक है. अब इसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं इस स्टेप रेस्पॉन्स की जो हम उसमें चेक करते हैं. अब ये स्टेप रेस्पॉन्स कुछ आपका इस तरह भी हो सकता है, ये स्टेप रेस्पॉन्स आपका लीनियर भी हो सकता है, और ये स्टेप रेस्पॉन्स आपका इस तरह भी हो सकता है. अब ये जो टाइप के स्टेप रेस्पॉन्स है इसमें ये जो अनस्टेबल सिस्टम्स हैं, ठीक है, ये सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम होते हैं, यानी जो सिस्टम स्टेबल नहीं होते या जो अपनी फाइनल वैल्यू एक फिक्स वैल्यू के अंदर नहीं रहते. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक फैन है, उसकी स्पीड मैक्सिमम कुछ ना कुछ होगी 400, तो अगर वो 400 के आसपास रहती है, वो 500 तक चली जाती है, वो 300 पे रहती है, तो ये सिस्टम स्टेबल है. ठीक है. या वो उस स्पीड के अंदर ऑसिलेट करता है. फॉर एग्जांपल कभी वो 500 पे चला जाता है, फिर 4 पे आता है, फिर 3 पे, बट ये एक लिमिटेड रेस्पॉन्स है, आउटपुट जो रेस्पॉन्स है इस सिस्टम का. सो ऑल द सिस्टम्स आर स्टेबल इफ देयर आउटपुट रेस्पॉन्स इज इन बिटवीन देयर फाइनल आउटपुट और इक्वल टू फाइनल आउटपुट और वेरी नियर टू फाइनल आउटपुट. तो बाकी जितने रेस्पॉन्स है, फॉर एग्जांपल ये रेस्पॉन्स है, ये आपका रेस्पॉन्स है अनस्टेबल रेस्पॉन्स है. आप एक चीज उसे इनपुट दे रहे हैं और वो इंक्रीज ही होती जा रही है. ठीक है. कोई भी फैन ऐसा नहीं है आप उसे इनपुट इंक्रीज करें और वो आपका इंक्रीज ही होता जा रहा है. ठीक है. और एंड पे जाके वो क्या करेगा, एक या तो वो बस्ट हो जाएगा या अपने वो उसके जो 7 फैन लगे हुए हैं उसके वो टूट जाएंगे. इसी तरह अगर मोटर की आप बात करें तो मोटर की स्पीड आप हाई करेंगे तो वो एंड पे अगर बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड हाई हो जाएगी तो वो क्या करेगी, उसका राउटर किसी ना किसी पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगा. अच्छा, बाकी फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रेस्पॉन्स की बात करूं, अब ये भी स्टेबल रेस्पॉन्स नहीं है.
ये रेस्पॉन्स भी स्टेबल नहीं है। एक फैन है आपके पास, आपने उसका स्टेप लिया और उसका आपके पास इस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट ये स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल मीन आप इस पे जरा सा कुछ अप्लाई कर सकते हैं, कोई वैल्यूज की चेंज करेंगे तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे आके अपनी इस फाइनल वैल्यू को अप्रोच करेगा। अब इस स्टेप रेस्पॉन्स के अंदर डिफरेंट हमारी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्टेप रेस्पॉन्स है, तो इसमें एक है ओवरशूट। ओवरशूट हम किसको कहते हैं, ये हम उसकी डेफिनेशन में देखेंगे। सेटलिंग टाइम हम इसमें चेक करते हैं, वो हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, सेटलिंग टाइम इनके फाइनल वैल्यू को अप्रोच करने में ये कितना टाइम ले रहा है। इफ इट इज द फाइनल वैल्यू, स्टेप रेस्पॉन्स में फाइनल वैल्यू हमारी 1 है, तो हम हमेशा ये देखेंगे ये 1 तक 1 को अप्रोच करने में कितना टाइम लगा रहा है। ठीक है, अच्छा, एक होता है स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर क्या है कि फाइनल वैल्यू आया जो आपने सिस्टम डिजाइन किया है, क्या वो फाइनल वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। ये फाइनल वैल्यू 1 है, बट ये अप्रोच कहाँ पे कर रहा है, 5 पे। तो हम इसका एरर जो है, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वैल्यू एंड इट्स आउटपुट। ठीक है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी फाइनल वैल्यू से अप भी हो सकता है और फाइनल वैल्यू से डाउन भी हो सकता है। तो इसको हम परसेंटेज में देखेंगे कि इसमें स्टेडी स्टेट एरर कितना आ रहा है। इसी तरह इसमें एक और टर्म यूज होती है ओवरशूट, कि आपने जब इनिशियल उसे ऑन किया सिस्टम को, तो इनिशियल में उसने अपनी फाइनल वैल्यू से कितना ओवरशूट किया। अब जब मोटर को ऑन करते हैं अपने घरों में, तो आपने देखा होगा बाकी लाइट कुछ टाइम के लिए डिम सी हो जाती है, फिर एकदम कुछ सेकंड के कुछ हिस्से में वो एकदम डिम होती है और अचानक वो ठीक हो जाती है। यानी आपका जो मोटर है वो करंट एकदम क्या करती है, इनिशियल जो उसका करंट होता है वेरी हाई होता है, तो वो इनिशियली करंट लेगी और फिर वो फाइनल उसका जो नॉर्मल करंट है वो उसके ऊपर आ जाएगी। जो तो ओवरशूट हम देखेंगे, उसमें स्टेडी स्टेट एरर देखेंगे, सेटलिंग टाइम देखेंगे, राइज टाइम मीन के इनिशियल 10% से 90% तक वो कितना टाइम लेता है, इसको हम राइज टाइम कहते हैं। ठीक है, यानी जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट की 10% से फाइनल की 90% तक पहुंचने में वो कितना टाइम ले रहा है आपका सिस्टम। ठीक है, अब मैंने आपको क्लास में भी एक एग्जांपल दी थी। आपके पास 2 लैपटॉप हैं फॉर एग्जांपल, एक आपने अभी नया लिया है, एक आपका 5 साल पुराना है। जब आप इसको ऑन करेंगे और इसको ऑन करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसको ऑन करते हुए आपके पास कम टाइम लगेगा क्योंकि ये न्यू आपने लिया हुआ है। ठीक है, और कुछ फैक्टर्स की वजह से इसको जब आप ऑन करेंगे, ये हो सकता है आपका 2 मिनट ले ले। ठीक है, और ये हो सकता है आपका 15 सेकंड में ऑन हो जाए। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारे ऊपर हमारी नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक पीसी ऑन करता हूँ और वो ऑन ही नहीं हो रहा, 15 मिनट लगा रहा है अपनी फाइनल स्क्रीन पे पहुंचते हुए, तो मैं उसको क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा। ठीक है, या कुछ उसकी उस पे जो उसकी डिवाइसेस हैं उसको चेंज करने की ट्राई करूंगा, उसकी रैम को देखूंगा, हार्ड डिस्क या एसएसडी उसमें चेंज करूंगा। तो इसी तरह हमारे जो सिस्टम्स हैं, एवरी फिजिकल सिस्टम, उसका हम स्टेप रेस्पॉन्स लेते हैं और देन हम चेक करते हैं, और वो या तो फर्स्ट ऑर्डर होता है जिस तरह हमने आरसी सर्किट की बात की, आरएल सर्किट की बात की थी, या वो सेकंड ऑर्डर होते हैं जैसे हमने आरएलसी सर्किट की बात की है, या हमने एक और सर्किट मैस टेम्पर स्प्रिंग सिस्टम की बात की थी। ठीक है, और या फिर वो हायर ऑर्डर में होगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एक सिस्टम है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी इन फर्स्ट ऑर्डर में आ सकती है, सेकंड ऑर्डर में आ सकती है, एंड हायर ऑर्डर में भी आ सकती है। So time response, the time response represent
how the state of the dynamic system changes in time when subjected to a particular input. तो टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है, हम सिस्टम को इन विद रिस्पेक्ट टाइम हम देखते हैं कि वो किस तरह रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू, हम फ्रीक्वेंसी उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइम रिस्पॉन्स मीन के हम सिस्टम को देखते हैं, मैंने सिस्टम ऑन किया और कुछ टाइम बाद उसका रिस्पॉन्स किस तरह का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, हमने फ्रीक्वेंसी लेते हैं। स्टेबिलिटी क्या होती है, अ सिस्टम इज स्टेबल इफ द आउटपुट रिमेन्स बाउंडेड फॉर ऑल बाउंडेड finite inputs. Practically this means that the system will not blow up while in operation. तो अगर मैं सिस्टम को फाइनाइट इनपुट देता हूं तो वो आउटपुट भी उसकी मुझे फाइनाइट मिल रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने स्टेप रेस्पॉन्स लिया है, तो स्टेप रेस्पॉन्स एक फाइनाइट आपने इनपुट दी है ना। अगर सिस्टम इस फाइनाइट इनपुट को आउटपुट उसकी कुछ इस तरह की आ रही है तो आपका सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ से ब्लो अप कर रहा है, ठीक है। अगर मैं उसे 1 दे रहा हूं और उसकी आउटपुट आपकी सिस्टम की ये आ रही है तो सिस्टम मीन अनस्टेबल है, सो ये सिस्टम स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, अ सिस्टम इज स्टेबल इफ द आउटपुट रिमेन्स बाउंडेड। बाउंडेड यानी अगर आपने उसे स्टेप रेस्पॉन्स दिया तो उसको स्टेप रेस्पॉन्स के अंदर ही होना चाहिए। So practically this means that the system will not blow up while in operation. The transfer function represent, हमने ट्रांसफर फंक्शन की बात की है, उसके अंदर अब आती है दो चीजें हैं, एक पोल्स हैं और दूसरी है जीरोस। न्यूमरेटर में हम जीरोस देखते हैं और डिनोमिनेटर में हम पोल्स देखते हैं। जी बेटा। सर ये स्टूडेंट्स वो अलाउ कर दें, वो आए खड़े बाहर। किधर है, यहाँ सर तो मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं सर को अलाउ, सर को बोलो अलाउ कर। सर पढ़ाएं सर, ये वैसे ही आपको डिस्टर्ब कर रहा है। चले जब आएंगे मैं उनको कर लूंगा। तो हम जीरोस और पोल्स देखते हैं। अब जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है पोल्स के ऊपर। आपने क्लास में भी देखा होगा कि हम अगर बात करें कि नंबर ऑफ पोल्स अगर आपके राइट हैंड साइड पे हैं तो सिस्टम आपका स्टेबल है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो सिस्टम आपका अनस्टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 ओवर s माइनस 1 है तो s इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सिस्टम कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट पे, तो ये आपका क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर आपका सिस्टम 1 ओवर s प्लस 1 है तो आपके पोल्स क्या आ रहे हैं, s इज इक्वल टू -1। तो -1 आपका किस पॉइंट पे है, आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो आपका जो सिस्टम है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो ये आपका सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ पोल्स हमें कहाँ से पता चल रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन से। ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं उसकी, वहां से हमें आउटपुट और इनपुट हम क्या करते हैं उसका रेशियो लेते हैं, वहां से हमें हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आता है और ट्रांसफर फंक्शन के हम डिनोमिनेटर की वैल्यूज उसके जो फैक्टर्स हैं उसको चेक करते हैं, आइदर इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड और आइदर इट इज ऑन राइट हैंड साइड। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर है। बट अगर हमें हायर ऑर्डर में सिस्टम गिवन हो तो हायर ऑर्डर में हम किस तरह चेक करते हैं, तो उसके लिए रथ हार्वर्ड्स अगर आपने क्लास में पढ़ लिया हो तो रथ हार्वर्ड्स हम उसके लिए यूज करते हैं। उसका वो तरीका आपने किसी पॉइंट पे पढ़ा होगा, रथ हार्वर्ड्स आप किस तरह लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह में, या आगे पीछे सर अभी नहीं पढ़ा। मैथमेटिक्स किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा रथ हार्वर्ड्स मेथड, या सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो हम बेसिकली जो फंक्शन होता है हम उसकी रथ एक एरे बनाते हैं, उस रथ एरे में फिर हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास आंसर आते हैं, उस आंसर में हम देखते हैं हमारे जो साइन है वो तो चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। अगर हमारे साइन चेंज हो
तो हम कहते हैं हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। इफ देर इज नो साइन चेंज, तो हम फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 4 3 2 1, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी मैंने रथ हैरे बनानी है, तो मेरे पास आंसर आता है 4 3, इसी तरह नीचे 3 2 और नीचे 1 और नीचे फॉर एग्जांपल 0। तो यहाँ पे आप देखें कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, सारे पॉजिटिव हैं, तो इट मीन ये सिस्टम हमारा स्टेबल है। हायर ऑर्डर की मैं बात करूं, ग्रेटर देन सेकंड ऑर्डर, ठीक है, हम उसको फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते आसानी के साथ, ठीक है, जिस तरह हम सेकंड ऑर्डर को कर लेते हैं। थर्ड ऑर्डर भी शायद हम कर लें, लेकिन जो फोर्थ फिफ्थ अबव ऑर्डर्स हैं हम बाई हैंड उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम उसकी रथ एरे निकालते हैं। तो रथ हैरे अगर आप लोगों ने नहीं किया, नाम पहली बार सुन रहे हैं, वैसे आपने किया होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिर थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, इसका जो मेथड है कि हम किस तरह हायर ऑर्डर की डिफरेंशिएशन उसकी वो स्टेबिलिटी चेक करते हैं। सर हम पहली दफा ही नाम सुन रहे हैं, कभी नहीं सुना कभी। अच्छा, नंबर ऑफ पोल्स हम मैटलैब में किस तरह ले सकते हैं? सिंपली हम पोल्स की कमांड अप्लाई करेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ट्रांसफर फंक्शन है, मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू दिस, तो इसके पोल्स मेरे पास क्या होंगे, पोल्स ऑफ g अगर की मैं बात करूं तो वो मुझे पोल्स दे देगा यहाँ पे -1 -2 आयोटा, ठीक है। अब ये जो मेरे पास पोल्स हैं ये इमेजिनरी हैं, यानी इसमें रियल वैल्यू भी आ रही है और इमेजिनरी भी वैल्यू आ रही है। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो -1 +2, ठीक है, तो मेरा पोल यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक हो गया। पोल को मैं क्रॉस की फॉर्म में शो करता हूँ, और जीरो को अगर मेरे पास जीरो भी गिवन हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है s+1 डिवाइडेड बाय s² + 1, ठीक है। इसके पोल्स और जीरो आप कैसे निकालेंगे? जीरो आपका s इज इक्वल टू -1, तो -1 पे एक जीरो है, आप उसे इस o की फॉर्म में शो करेंगे। सर बात सुने, प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ जीरोस हमारे पास -1 पे आ रहे हैं, तो जीरो हम न्यूमरेटर की बात करें तो आपने उसे जीरो को जीरो या ओ से शो करना है, और यहाँ पे आपके पास s² इज इक्वल टू +-1 आयोटा, ठीक है। तो +-1 आयोटा मीन आपका जो सिस्टम आ रहा है वो इमेजिनरी पे है, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास दो, आपके पास एक इधर है पोल और एक इधर पोल है आपके पास, ठीक है। अब ये इमेजिनरी है, इसका रियल पार्ट जीरो है ना, मीन x जीरो है, तो x जीरो के ऊपर आपके एक यहाँ पे आ गया और एक आपका पोल यहाँ पे आपने क्रॉस की फॉर्म में शो करना। अब स्टेट स्पेस से भी हम उसकी निकाल सकते हैं, आइगन है उसने ये दे, अगर स्टेट स्पेस हम इतनी वो यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम स्टेट स्पेस की फॉर्म में भी हमारे पास अगर स्टेट स्पेस है, उसका डेटा गिवन है और हम आइगन वैल्यूज उसकी निकालेंगे, तो हमारे पास उसमें भी ये दो वैल्यूज पोल की फॉर्म में आ जाएंगी। अब सिस्टम ऑर्डर हमारे पास तीन तरह के सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की हमने बात की है, आरसी सर्किट हमने लैब 3 में, और एल सर्किट अगर आप उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालें तो फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म में आएगा। अगर आप मैस डैम्पर स्प्रिंग
में से कोई एक चीज माइनस कर दे, फॉर एग्जांपल नहीं, मैथ्स है मैं वो हमेशा सेकंड ऑर्डर रहेगा, क्योंकि मैथ्स आपका डबल डेरिवेटिव में आता है। ठीक है, फोर्स जब आप अप्लाई करते हैं तो एम ए डबल डैश हम उसमें लेते हैं। तो आपका जो आरसी और आरएल सर्किट है या क्रूज कंट्रोल सिस्टम है, इसमें 1/s उसका ट्रांसफर फंक्शन आता है। तो वो सिस्टम या आरसी सर्किट जो आपका इस फॉर्म के अंदर आ रहा है B/S प्लस ए की फॉर्म में, तो हम इस ट्रांसफर फंक्शन को क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब इसमें ये डिफरेंट इसके ये पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं। टाइम कांस्टेंट है, पोल जीरो, स्टेप रेस्पॉन्स। तो सिंपल आप इसकी ये इसी ट्रांसफर फंक्शन को B/S प्लस ए, अगर मैं इसी को मैटलैब के अंदर लिखता हूं तो आप B/1 B/S प्लस ए, तो यहाँ पे देखें एक ये जनरल फॉर्म इसकी दी हुई है। हम सेकंड ऑर्डर की बात करें, अगर हम इसकी जनरल फॉर्म में आए फर्स्ट ऑर्डर की, तो हमारे पास एक ऊपर कोई कांस्टेंट हो सकता है, एस के साथ कोई एक चीज मल्टीप्लाई हो सकती है +1। ठीक है, तो उसकी अगर वैल्यूज हमें पता हो ट्रांसफर फंक्शन की, और सिंपल आप हम उसका स्टेप लें, तो हमारे पास ये रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अब इस रेस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास ये रेस्पॉन्स देखिए, इसका सेटलिंग टाइम कहाँ पे आ रहा है, 40 सेकंड पे। टाइम इन सेकंड ऑन एक्स एक्सिस मेरे पास 40 सेकंड पे आ रहा है। फर्स्ट इसका स्टेप 10 वैल्यू, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए फाइनल वैल्यू। ये स्टेबल है सिस्टम, अगर ये 100 पे भी चला जाए तो सिस्टम स्टेबल है, ये अनस्टेबल नहीं है। बाय डेफिनेशन हमने क्या कहा, इफ द आउटपुट रेस्पॉन्स इज बाउंडेड, बाउंडेड मीन के वो एक फाइनाइट नंबर है, तो ये स्टेबल, हम इसको वापस यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, 1 के ऊपर कुछ कंट्रोलर्स वो अगली नेक्स्ट लैब में अगर हम उसमें पढ़ेंगे डिफरेंट जो कंट्रोलर्स हैं कि हम स्टेप रेस्पॉन्स को किस तरह हम ठीक करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर ये 1000 पे भी चला जाए ना इसका आउटपुट, तो ये सिस्टम आप ये नहीं कहेंगे कि अनस्टेबल है। ठीक है, सिस्टम आपका स्टेबल है। स्टेबल बाय डेफिनेशन आपने यही देखा है कि अगर फाइनाइट उसे इनपुट दे रहे हैं तो फाइनाइट उसकी आउटपुट आनी चाहिए, मतलब उसकी इनफाइनाइट आउटपुट नहीं आनी चाहिए। अगर ये सिस्टम यहाँ से अप की तरफ, इस तरह मैंने आपको पीछे अभी बताया कि अगर सिस्टम आपका यहाँ से शूट करे इस तरह, अब इसकी वैल्यू का आपको नहीं पता कि फाइनल आउटपुट वैल्यू कितनी आ रही, तो ये इन्फिनिटी जा रहा है ना, या आपका सिस्टम कुछ इस तरह का है, अब ये भी फाइनल इन्फिनिटी टाइम को शो कर रहा है। तो इस तरह के जो सिस्टम्स है, या आपका ये बिल्कुल लीनियर सिस्टम है इस तरह का, ये भी सिस्टम आपका अनस्टेबल है। ठीक है, यानी कि आप इनपुट अगर इसे स्टेप देते हैं तो आउटपुट इसकी क्या आ रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और नहीं पता हमें वो कहाँ तक जा रही है। अब इसमें सेटलिंग टाइम अगर मैं बात करूं, द सेटलिंग टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम आउटपुट to fall within a certain percentage of the steady state value for a step input, or equally to decrease a certain percentage of initial value of an impulse input। अगर आप स्टेप दे रहे हैं तो उसको जो उसकी फाइनल वैल्यू है आउटपुट, उसका विद इन 2% के करीब उसको पहुंचने में उसको कितना टाइम रिक्वायर है। ठीक है, हम सेटलिंग टाइम इसको कहते हैं। राइज टाइम क्या है कि आपका 10 to 90%। अब अगर मैं इसमें राइज टाइम की बात करूं तो एक डॉट यहां पे आएगा, इसमें हम पेंसिल नहीं सेलेक्ट कर सकते।
पेंसिल नहीं है ना? नहीं। सो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 1 पे और आता था आपको इस 90% पे इस पॉइंट पे कितना टाइम लगा। तो यहाँ से आप 2 सेकंड लेके 30 सेकंड 30 माइनस 2 28 सेकंड आप कह सकते हैं कि इसका राइज टाइम है। सेटलिंग टाइम आप कह सकते हैं इसका 40 सेकंड है और ओवरशूट इसमें 0 है, यानी फाइनल इसमें जो फाइनल वैल्यू को अप्रोच कर रहा है उसमें उसको ये फाइनल नहीं कर रहा। अच्छा, ओवरशूट में कुछ आपको मैं अगर फॉर एग्जांपल अब ये देखें हमारी फाइनल वैल्यू 1 है बट ये 10 पे जा रहा है, ठीक है। अब ओवरशूट हम इस 10 के अकॉर्डिंगली लेंगे, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह होता, लेट्स से ये, तो इसकी अब हम 10 के अक्रॉस लेंगे ओवरशूट, ठीक है। अब उस एग्जांपल में ओवरशूट नहीं है, अगर मैं 1 के हिसाब से देखूं तो फिर तो 10 ओवरशूट तक जा रहा है, बट मैं इसकी वो फाइनल वैल्यू कि वो अपनी फाइनल वैल्यू को रीच करते हुए सेटल होते हुए कितना ओवरशूट ले रहा है। तो अगर ये यहाँ से 10 पे सेटल होते से पहले अगर ये ओवरशूट लेता, यानी यहाँ 15 तक जाता या 20 तक जाता, फिर ये यहाँ पे आके सेटल हो रहा है, तो हम इसको ओवरशूट कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप सिस्टम के 3 से 4 रिस्पॉन्स आसानी के साथ देख सकते हैं, जिसके अंदर अंडर डैम्प्ड आता है, ओवर डैम्प्ड आता है, क्रिटिकल डैम्प्ड आता है और अनडैम्प्ड सिस्टम आता है। और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है आपके पास, ये हमने 1/mn² प्लस bs प्लस के, ये जनरल फॉर्म हमने देखी है मैश टेम्पर स्प्रिंग सिस्टम के केस में। Second order system are commonly encountered in practice and are the simplest type of dynamic system to exhibit oscillations. In fact, many real higher order systems are modeled as second orders to facilitate analysis. Examples include mass spring system, ठीक है, एंड RLC। अगर मैं RL और C तीनों को इकट्ठा करूं तो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम बनेगा। अगर आप सिर्फ RC सर्किट को करेंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बनेगा। अब यहाँ पे देखें जो आपके पास my डबल डॉट प्लस by डॉट प्लस ky इज इक्वल टू f ऑफ t, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी, और हम इसको कह सकते हैं y डबल डॉट प्लस जी जी आपके पास जो इसकी जनरल फॉर्म है y डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा एन y डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर y इज इक्वल टू दिस। तो जब भी आप इसकी पोल्स निकालेंगे तो पोल्स के अंदर देखें m² आपका इसके इक्वल हो जाएगा, प्लस b² आपका b इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा n के इक्वल होगा, और k इक्वल होगा आपका ओमेगा n स्क्वायर के। तो आप जनरली यहाँ से हम जीटा के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है कि आपका सिस्टम डैम्प्ड है, अनडैम्प्ड है, डैम्पिंग। अब ये डैम्पिंग रेशियो क्या है? बेसिकली डैम्पिंग रेशियो आपकी सिस्टम की रेजिस्टेंस है या विस्कोस फ्रैक्शन है, ठीक है, जो हमने मैश टेम्पर स्प्रिंग सिस्टम में भी बी की बात की थी। तो बेसिकली जीटा आपके पास
ये फ्रैक्शन है, या अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। इसके नाम से भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि डैम्प हम किसको कह रहे हैं। नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या है? आपकी ऑसिलेशंस है, सिस्टम की फ्रिक्वेंसी है, ये ओमेगा एन जो है। पोल जीरो हमने पहले देखा है कि हमारा, इसकी अगर मैं पोल की बात करूं तो इसमें मेरे पास 2 पोल्स आएंगे क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। अब इसकी जो 4 कैटेगरीज है सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, फर्स्ट कैटेगरी उसमें आती है। अच्छा, इसमें मैं इसकी 1 मिनट, तो मैटलैब के अंदर चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये सिंपल है। हमने एस को एक डिफाइन किया हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन को। उस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू ये आई है। अब सिंपल यहाँ पे मैं इसका स्टेप ले रहा हूं। ये आपके पास स्टेप आया, ठीक है। अब 0 से क्या आया, 5 तक। ओवरशूट इसमें नहीं है। राइट क्लिक आप करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, इसका पीक कितना आ रहा है, इसमें सेटलिंग टाइम इसका कितना है, इसकी राइज टाइम कितना है, और इसका स्टेडी स्टेट आपके पास क्या है। फाइनल वैल्यू इसकी 5 है। सेटलिंग टाइम इसका देखें 39.1 सेकेंड है, और आपके पास जो राइज टाइम है वो 22 सेकेंड है। तो जितना सेटलिंग टाइम कम होगा आपका सिस्टम उतना बेहतर होगा, ठीक है। जितना ओवरशूट उसमें कम होगा आपका सिस्टम उतना बेहतर होगा। तो हम स्टेप रेस्पॉन्स में बेसिकली ये 3-4 चीजें देखेंगे। अगर ये अच्छा, और इसमें जो स्टेडी स्टेट एरर है, अब वो फाइनल वैल्यू किसको, इसको शूट कर रहा है। तो स्टेडी स्टेट आप कह सकते हैं इसमें 4 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो हम उसे फाइनल इस स्टेप के ऊपर कैसे लेके आ सकते हैं, हम इसको चेक करेंगे कि हम सिस्टम को वापस इस फाइनल वैल्यू पे कैसे लाएंगे, और कौन से हम इसमें कंट्रोलर्स या डिफरेंट जो कंपनसेटर्स हैं वो यूज करेंगे, तो हमारी यह सिस्टम इससे मोर बेहतर होगा। हम सेटलिंग टाइम को कम करने के लिए कौन सा कंट्रोलर यूज करेंगे, राइज टाइम को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा, ओवरशूट अगर सिस्टम में आ रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सा हम कंपनसेटर या कंट्रोलर हम यूज करेंगे। अब सेकंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ऑर्डर में आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास एक सिस्टम है जो कि इनपुट आपने उसे स्टेप दी है, और आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है 9 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 9। तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 3। अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद इसकी ये जनरल फॉर्म के साथ ओमेगा एन, और जीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 2 जीटा ओमेगा एन। तो यहाँ से आप जीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, Z2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 2, ठीक है। मुझे ये जो सिस्टम दिया हुआ है इसमें 2 है ना, तो ये 2 किसके इक्वल होगा, 2 इक्वल होगा आपका इस फैक्टर के 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, जो हमने यहाँ से निकाली है 9। ओमेगा एन 9 के इक्वल है ना, ओमेगा एन स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करें तो वो ओमेगा एन इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो ओमेगा एन आपका 3 है, तो 3 2 जा 6 जीटा 6 ऐसे होगा, 6 आपका जीटा इज इक्वल टू 2, और जीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2 डिवाइड बाई 6, तो 0.0 लगाएं, 6 3 जा जो है 18, तो 0.333। इट मीन कि यहाँ पे ये लेस देन जीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। तो जब आपके सिस्टम में जीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो सिस्टम आपका क्या होगा, अंडर डैम्प सिस्टम होगा, ठीक है, अंडर
डैम्ड, उसमें कुछ ऑसिलेशंस होंगी बट वो अंडर डैम्प होंगी। ठीक है, इन बहुत मतलब ये आपका आप कह सकते हैं कि एक रियल सिस्टम आपका कुछ इस तरह का होगा। ये ना तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं 100% एफिशिएंट कोई भी सिस्टम नहीं होता। जिस तरह अगर मैं इसमें बात करूं क्रिटिकल डैम में आपका जीटा, ये देखें क्रिटिकल डैम में एग्जैक्ट सिस्टम बनता है ना, तो इस तरह का हमारा कोई सिस्टम अगर मैं नेचर की बात करूं, इन नेचर या इन प्रैक्टिकल, तो इस तरह का सिस्टम नहीं होगा। तो सिस्टम मेरा आइडियली जो होगा प्रैक्टिकली वो हमेशा कुछ ना कुछ इस पॉइंट पे होगा, उसमें थोड़ी बहुत ऑसिलेशंस आएंगी और कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाएगा। ठीक है, अब वो ऑसिलेशंस कितनी आनी चाहिए ये हमने डिसाइड करना है, और उसका सेटलिंग टाइम कितना होना चाहिए ये हमने डिजाइन करना है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने कंट्रोलर डिजाइन करना है, और उसे हमने बताना है कि हमारे सिस्टम की ओवरशूट अगर उसमें आ रही है वो इतने % होनी चाहिए, और उसकी राइज टाइम या सेटलिंग टाइम इतने % होनी चाहिए। So under dam in second order system में if zeta is less than 1 the output response will like this। अब यहाँ पे देखें if zeta less than 1 then the system is under dam system, both poles are complex valued। अब इसमें both poles क्या हो रही है, complex valued with negative real part, यानी इसमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। अगर जीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स में, अब यहाँ पे देखें -1 √8 आयोटा, इसके अगर दो फैक्टर्स निकाले ना यहाँ से s² + 2s + 9, तो s की दो वैल्यूज आएंगी, तो उसमें हमारे पास क्या होंगी, एक -1 प्लस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, और दोनों यानी अंडर डैम की जब भी आप बात करेंगे तो इसमें आप पोल्स कौन से होंगे, रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट्स होंगे पोल्स में, और उसका जो रेस्पॉन्स है वो इस तरह का होगा। अब यहाँ पे इसी सिस्टम को अप्लाई किया है, बट हमने यहाँ पे ओमेगा एन की वैल्यू कितनी निकाली है, जीटा की वैल्यू 0.2 फॉर एग्जांपल ली हुई है, और ओमेगा एन की वैल्यू हमने कितनी रखी हुई है 10। ठीक है, और जीटा मैंने लेस देन कितना रखा है 1, तो लेस देन 1 जब भी जीटा की वैल्यू रखेंगे तो आप हमेशा आपका जो रेस्पॉन्स होगा वो आपका अंडर डैम सिस्टम होगा। और फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर यहाँ पे अब ये हमने पीजी मैप ओमेगा एन मैंने गिवन है, जीटा की वैल्यू आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, मैटलैब की ओमेगा एन इज इक्वल टू 10, और जीटा फॉर एग्जांपल मेरे पास ओमेगा एन लास्ट टाइम कितना था 3, तो जीटा की वैल्यू आपके पास 3 आ रही थी। एस आपके पास ट्रांसफर फंक्शन जो हमने यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन दिया है ये जनरल फॉर्म है, हम डायरेक्टली वो जो मैंने अभी निकाला s 9/s² + 2s + 9 वो भी हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, बट हमने अब वैल्यूज से सिंपल चेंज करनी है तो आप ये डायरेक्ट इसकी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम ये देखिए आपके पास इस तरह आ रहा है s² + 1.8s + 9,
तो अब ये 0.33 की है, तो अगेन आपके पास वही बन गया जो हमने इसको किया था। अगर मैं KDC इसमें निकाल दूं और ओमेगा एन सिंपल रहने दूं, तो यहाँ पे अब ये देखें, इसका आपका वही बन रहा है जो हमने एग्जांपल में देखा है, 9 ओवर s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 9। ठीक है, तो अगर आप इसका ये अब पीजी मैप दे रहा है बेसिकली कि इसके पोल एंड जीरो कहाँ पे आ रहे हैं। तो पोल एंड जीरो हमने बात की है लेस देन इफ जीटा वैल्यू इज लेस देन 1 देन द पोल्स शुड बी इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, रियल फॉर्म भी आ रही है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर ये -1 प्लस 2.83 आयोटा और ये आ रहा है -1 माइनस 2.83 आयोटा। अब इसी का अगर मैं स्टेप बात करूं, स्टेप G1, तो अगर स्टेप की बात करें तो स्टेप देखें सेम वही स्टेप आ रहा है जो भी आपने एग्जांपल पे यहाँ पे देखा हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अंडर डैम। ठीक है ना, सिस्टम में ऑसिलेशंस हैं बट अंडर डैम्ड है, कंट्रोल्ड है। ठीक है, ऑसिलेशंस बहुत ज्यादा नहीं है उसमें, सिर्फ ऑसिलेट नहीं कर रहा सिस्टम आपका। ठीक है, अब इसमें देखें करेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं, पीक रेस्पॉन्स इसका ओवरशूट आपके पास कितना आ रहा है, 32.9% फाइनल वैल्यू से। पीक एम्पलीट्यूड इसका 1.33 पे पीक आ रहा है, फाइनल इसकी 1 है बट अच्छा, और किस टाइम पे आ रहा है, 1.11 सेकंड के ऊपर। नेक्स्ट है सेटलिंग टाइम, इसका कितने परसेंट आ रहा है, कितना सेकंड आ रहा है, 3.7 सेकंड सेटलिंग टाइम है इसका। ये सिस्टम राइज टाइम इसमें क्या है, 10 to 90% की हमने बात की थी, वो आ रहा है 0.457 के ऊपर। और लास्ट हमारे पास स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, फाइनल वैल्यू हमारे पास जो स्टेडी स्टेट है वो 1 है। अच्छा, अब इसी एग्जांपल में हम सिर्फ जीटा की वैल्यू देखें, चेंज करेंगे। एग्जांपल यही है, आपने अब के डी सी इक्वल टू, अब नेक्स्ट इसमें ये देखें कि ये इसने इस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स आया वो विद ओमेगा एन इज इक्वल टू 10 और जीटा 0.2। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स इस तरह है। अब देखें जीटा की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करेंगे आपका रिस्पॉन्स चेंज होता जाएगा। जीटा की वैल्यू यहाँ पे 5 करने से ये देखें आपका स्टेप रिस्पॉन्स चेंज होगा। जीटा की वैल्यू आप रखें 9.9 और यहाँ पे देखें आपका स्टेप रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। अब 1 है, 0 रख दें जीटा, तो ये देखें जब जीटा यानी डैम्पिंग है ही नहीं तो उसकी ऑसिलेशंस देखिए कितनी आ रही है। ठीक है, यानी ये सिस्टम स्टेबल है क्योंकि बाउंडेड है ना। अब इसको भी आप अनस्टेबल सिस्टम नहीं कहेंगे, आपकी आउटपुट बाउंडेड है, यानी इस फाइनल वैल्यू के पास पास ही है, ये शूट नहीं कर रही, ये टाइम है और ये इसकी फाइनल आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है। ये 2 और माइनस उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसको आप इंक्रीज करके देखें, 1 2 कर लें। अब देखें इसमें क्या आ रही है वैल्यू इसकी, 0 कर लें। तो ये डिपेंड कर रही है किस वैल्यू के ऊपर, जीटा तो हमारी क्या थी 0.333। तो अगर एग्जैक्टली ये 2 × 0 पॉइंट है, तो फाइनली एंड नेक्स्ट स्टेप में हम अब इसका सेटलिंग टाइम
वही definition है certain time is time required for the system output to fall within a certain percentage of the steady state value, a step input or equivalently to decrease. ठीक है, तो यानी फाइनल वैल्यू के जितना जो टाइम रिक्वायर है फाइनल वैल्यू को रीच करने का या टच करने का, उसको हम कहते हैं सेटलिंग टाइम। परसेंट ओवरशूट कि वो फाइनल वैल्यू से कितना एक्सीड कर रही है। द परसेंट ओवरशूट इज द प्रेजेंट percent by which a system exceed its final steady state value, its final steady state value। तो ये steady state value है, ठीक है, यहाँ पे आगे स्टडी कर लेता हूँ। ओवरशूट क्या होता है? ओवरशूट आपके पास फाइनल जो परसेंटेज ऑफ फॉर सेकंड ऑर्डर अंडर डैम सिस्टम द 2% settling time second rise time and percent overshoot are related to the damping and natural frequency as shown। तो हम इनको बाई फार्मूलाज भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये सेटलिंग टाइम है, ये राइज टाइम है, इसका फार्मूला 4.6 डिवाइड बाय जीटा ओमेगा एन, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सेटलिंग टाइम आ जाएगा। राइज टाइम अगर निकालना हो तो ये फार्मूला है जीटा ओमेगा एन, जीटा की वैल्यू ओमेगा एन की वैल्यू पुट करेंगे। और जीटा हम कैसे निकालेंगे? नेचुरल लॉग ऑफ ओवरशूट डिवाइड बाय 100, ये हम जीटा यहाँ से, अब जीटा हमें वैसे भी यहाँ से पता है कि इसका 0.3 है, तो हम इन फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर डैम सिस्टम। इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1, अब जीटा इज ग्रेटर देन 1 मीन इसमें डैम्पिंग बहुत ज्यादा है। तो डैम्पिंग ज्यादा है तो इट मीन के इसमें ऑसिलेशंस बिल्कुल नहीं होंगी। ऑसिलेशंस नहीं होंगी तो इसका हो सकता है सेटलिंग टाइम ज्यादा हो, राइज टाइम ज्यादा हो, ठीक है। सो अगेन अगर मैं इन्हीं वैल्यूज को चेंज करूं, मैंने अभी आपको करके दिखा भी दिया, बट अगेन मैं इसको लेट से कि इसको 2 कर देता हूँ, 2.3, तो इसकी जो रेस्पॉन्स आएगा, और इसका अगर मैं स्टेप ना लूं और सिर्फ पीजी मैप देखूं तो इसमें मेरे पास पोल्स क्या आएंगे? पोल्स आपके पास रियल पोल्स आएंगे, ठीक है। जो इसके आपके पास पोल्स आएंगे वो कौन से पोल्स होंगे? आपके पास रियल पोल्स होंगे। तो यहाँ पे भी देख लें, तो हमारे पास जो पोल्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? ओनली रियल पोल्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें ना इमेजिनरी पार्ट है और ना इसमें आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर कोई पार्ट है, ओनली आपके पास रियल इसका पोल्स आएंगे। तो ये आपके पास जो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपका ओवर डैम सिस्टम में पोल्स कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हैं बोथ पोल्स आर रियल एंड नेगेटिव, ठीक है। Therefore the system is stable and does not oscillate। सिस्टम आपका ना स्टेबल होगा और वो ऑसिलेट नहीं करेगा, यानी उसमें ऑसिलेशन बिल्कुल नहीं होगी। The step response and pole zero map of an over dam systems are as, अब यहाँ पे जीटा की वैल्यू 1.2 रखी हुई है, ठीक है। पीजी मैप और एक्स एक्सिस, ये आपका पीजी मैप आ गया। स्टार आपने यहाँ पे एक 0.6 पे है और एक यहाँ पे है, और स्टेप अगर मैं उसका लूं तो स्टेप जो इस सिस्टम का आया हुआ है वो ये है। जो हमने लिया है वो आपके पास हमने नहीं लिया अभी, तो ले लेते हैं यहाँ पे स्टेप ऑफ T1, ठीक है। ये आपके पास पोल जीरो मैप आ गया और ये आपके पास स्टेप रेस्पॉन्स आ गया। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास पार्ट है कि हम क्रिटिकल डैम सिस्टम में इफ जीटा इज इक्वल टू 1 देन द सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड। इसमें पोल्स क्या होंगे? बोथ पोल्स आर रियल एंड हैव द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है।
एस बी इज इक्वल टू माइनस। अब इसमें यहाँ पे क्या था, बोथ पोल्स आर रियल एंड नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास, बोथ पोल्स आर रियल, यानी एक ही पॉइंट पे होंगे दोनों, और जीटा आपके पास 1 होगा। तो इसके अंदर हम अब जीटा की सिंपल वैल्यू चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। जीटा इज इक्वल टू 1। अब ये देखें पोल्स आपके पास -3 और दूसरा भी -3 है, तो क्रिटिकल डैम में बोथ पोल्स आर रियल, नेगेटिव एंड सेम वैल्यूज, ठीक है, और उनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। ठीक हो गया। और इसका स्टेप रेस्पॉन्स आप देखें कुछ इस तरह का आएगा, इसमें भी जो क्रिटिकल डैम्प है इसमें भी ऑसिलेशंस नहीं होंगी। ये इसका आपके पास पोल्स आ गया जो कि -3 के ऊपर है, ठीक है, -3, और आपके पास जो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, वो 0 है। अच्छा, ये एक्सिस, एक्सिस की कमांड हमने लगाई हुई है। जीरो टू 1 ये एक्स एक्सिस है, इसको हम करते हैं 0 to 15, और माइनस वाई एक्सिस 15 to 15। 0 to 15, और ये बहुत ज्यादा हो गया, 0 to 1, चल इसके ऊपर हम ना ही लगाएं तो ये कुछ बेहतर आ रहा है, ठीक है। 0 to 1 और ये 0 to 3.5 तक इसने लगाई हुई है कमांड। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनडैम्प्ड सिस्टम। अनडैम्प्ड सिस्टम, इफ जीटा इज इक्वल टू 0, तो जीटा इज इक्वल टू 0 मीन देयर इज नो डैम्पिंग इन दिस सिस्टम, द सिस्टम विल ऑलवेज ऑसिलेट, ठीक है। If zeta is equal to 0 then the system is undamped. In this case the poles are purely imaginary, यानी both poles will appear on y axis, ठीक है, y axis के ऊपर होंगे। Therefore the system is marginally stable and oscillate indefinitely. So write the values of zeta is equal to 0. अब ये देखें बोथ पोल्स आर 0, तो यहाँ पे देखें इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ऑन द इमेजिनरी एक्सिस आ रहे हैं। तो इसको जब, अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी कमांड, ये एक्स एक्सिस 0 से 2.5 पे है, और मैं वाई एक्सिस को चेंज करता हूँ 0 से कंट्रोल C, कंट्रोल V, 0 से ये कितना था, 2.5, 0 से 2.5, और ये आपके पास 0 से 0 से
0.2 0.2 y एक्सिस 0 से 2.5 ये y एक्सिस है 2.5 और 0 से 0.2 0.2 नहीं 0 से 2.5 एंड 0 से 0.2 में बहुत कम आ रही है, इसको चेंज करते हैं 2 पे भी कुछ इस तरह हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, यानी कि ये ऑसिलेशंस ही इसमें काफ़ी होंगी। तो पहले कमांड नहीं लगी हुई थी, या आप ये कह लें कि रियल एक्सिस पे उसने बहुत ज़्यादा वैल्यूज दी थी, तो इसलिए हमारा सिस्टम कुछ इस तरह आ रहा था, ऑसिलेशंस आ रही थी। तो अगर मैं एक्स एक्सिस को थोड़ा सा कम कर दूं, जैसे मैंने किया था 10 यहाँ पे लिया था, तो आपको ऑसिलेशंस क्लियर थोड़ी सी नजर आएगी। ठीक है, आपका सिस्टम इस तरह ऑसिलेट करेगा। ठीक हो गया। अब ये सिस्टम भी स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। ठीक है, ये जहन में रखना है। इसकी बाय डेफिनेशन आपने ये, इफ द सिस्टम आउटपुट इज बाउंडेड फॉर्म, बाउंडेड मीन इन फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नंबर है। तो फाइनाइट नंबर कितना है? 2 है। ये 1000 भी हो सकता है और 1 लाख भी हो सकता है। ठीक है, 1 लाख भी फाइनाइट में आता है, इनफाइनाइट नहीं है। अगर ये 0 से 1 लाख तक भी जाए, ऑसिलेशंस करे, तो ये हमारा सिस्टम स्टेबल है। हम उसको स्टेबल कर सकते हैं, मजीद उसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास, अच्छा ये हमारे दोनों इमेजनरी होंगे और हमारा आउटपुट कुछ इस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये जो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑर्डर मैटलैब कोड है जो हम यूज करते हैं, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि अब ये हायर ऑर्डर मीन आपके पास अगर y ट्रिपल डैश हो, उस तरह हो, तो ये सिंपल हम कोफिशिएंट्स इन करेंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स हम फॉर एग्जांपल मैं इसे देता हूँ 2 3 4 5। अगेन रन करते हैं, ब्रैकेट्स में शायद मांग रहा है। तो ये मेरे पास सिस्टम इज स्टेबल। अब ये देखें, ये उसने बेसिकली इसकी रथ हार्वर्ड्स एरे निकाली है। तो रथ हार्वर्ड्स एरे निकाल के उसने सिंपल हमें क्या कहा है कि ये सिस्टम स्टेबल है। तो हम उसमें सिर्फ स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं। ठीक है, अगर हायर ऑर्डर हो। अब ये जितने मर्जी आप इसको रन करें, तो हमने सिंपल इसमें क्या पुट करना है, आपने उसके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सिर्फ आपने कोफिशिएंट इसमें इंटर करने हैं। सिस्टम इज अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? ये देखें, ये रथ है उसने निकाली हुई है। अब यहाँ पे एक साइन चेंज हो रहा है कि यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, प्लस 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 माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर यहाँ चेंज हो रहा है साइन, फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है साइन। ठीक है, यहाँ से प्लस से माइनस में आ रहा है, यहाँ से माइनस में प्लस में आ रहा है, तो 2 दफा यहाँ पे साइन चेंज हुआ है। इसी तरह 2 दफा इसका यहाँ पे साइन चेंज हुआ है, प्लस से माइनस में एंड माइनस टू प्लस। तो फर्स्ट कॉलम में हम रथ एरे की ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो रथ एरे आ रही है उसमें, अच्छा ये इसके रूट्स उसने निकाले हुए, तो रूट्स में भी आप देखें ये उसके पॉजिटिव पॉइंट पे आ रहे हैं, यानी राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं एक्स वाई कर उसकी ग्राफ की, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं। तो अगर पोल्स भी राइट साइड पे है तो वो क्या होंगे हमारे पास? अनस्टेबल होगा सिस्टम। तो हायर ऑर्डर में सिर्फ हम रथ एरे निकालेंगे
और ये रथ एरे का बेसिकली मैटलैब का एक कोड है जो बना हुआ है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात करूं सेकंड ऑर्डर सिस्टम की एक जनरल फॉर्म, तो आपने सिंपल ये देखें इनपुट की फॉर्म में अगर मैं जीटा इज इक्वल टू इनपुट इंटर जीटा, तो इनपुट की कमांड बेसिकली हम अगर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। इसी तरह ओमेगा एन की वैल्यू क्या है वो भी हम यूजर से लेना चाह रहे हैं। नम हमारे पास ओमेगा एन स्क्वायर है, डेन हमारे पास 1 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, जो जनरल फॉर्म हमने ऊपर देखी है। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के हम कोफिशिएंट्स, डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब यहां से सिंपल इन दोनों का हम ट्रांसफर फंक्शन ले लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टीएफ की कमांड से। इसके पोल चेक करेंगे, इसके जीरोस चेक करेंगे, और सब प्लॉट में हम देखेंगे स्टेप रिस्पॉन्स, एक्सिस, सब प्लॉट, पीजी प्लॉट, और इसको चलें इसको भी रन करते हैं। अब ये एक जनरल कोड है जिसमें हम अपनी मर्जी से जीटा की वैल्यू इंटर करके हम इसका रेस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। ओह शिट, मैटलैब बंद हो गया। तो आज हमारी यही इतनी सी लैब थी। ये देखें, इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो ये मेरे से इंटर जीटा, तो पहले हम लेस देन 1 पुट करते हैं, 0.1, ठीक है। इंटर जीटा मैंने ओमेगा एन मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है। अब ये मुझे क्या क्या दे रहा है, ये स्टेप रेस्पॉन्स दे रहा है व्हेन जीटा इज लेस देन 1, तो ये हमारा सिस्टम कौन सा होगा, अंडर डैम। ये आपके पास पोल जीरो मैप आ गया और उसमें रियल एंड इमेजिनरी के पोल्स होते हैं, ठीक है। ये उसी का जो हमने अलग अलग किया है उसी को। अब यहाँ पे सिंपल हम इसको दोबारा रन करते हैं और यहाँ से आप देखें जीटा की वैल्यू अब आपके पास कितनी है, हमने लेस देन 1 रखी थी, अब 0 रखते हैं, इंटर, और यहाँ इंटर ओमेगा एन की वैल्यू अगेन 3 इंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास जो 0 मीन आपका सिस्टम कौन सा है, अनडैम्प्ड सिस्टम है, ऐसे ही है। यस सर, अनडैम्प्ड सिस्टम यानी ऑसिलेटरी सिस्टम है और इमेजिनरी एक्सिस पे उसके नंबर ऑफ पोल्स आएंगे। अगेन अगर मैं इसको लेस देन 1 रखा है हमने, 0 रखा है और 1 रखते हैं। अब इसे अगेन मैं रन करता हूँ। अब जीटा की वैल्यू यहाँ मैं पे 1 इंटर करता हूँ, इसके शुरू में हम तो अब इंटर जीटा मैंने क्या रखना है, अब 1 पुट किया एंड इंटर ओमेगा अगेन मैं 3 ही पुट करता हूँ। तो इसमें आप देखें क्या बन रहा, ओहो 3 पुट किया तो ये अगेन 1 और 3, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। यस सर, क्रिटिकल डैम। हाँ, क्रिटिकल डैम्प आ गया सिस्टम। अच्छा, अगेन कौन सा रह गया, ग्रेटर देन 1, तो जीटा की वैल्यू 2 और ये 3। अब सिस्टम आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन में क्या था, ओवर डैम। तो ओवर डैम और अंडर डैम, ओवर डैम और क्रिटिकल डैम में ये फर्क है कि क्रिटिकल डैम में आपके पास यहाँ पे ये देखें इसका सेटलिंग टाइम काफी ज्यादा हो सकता है और इसका जो ये है ओनली आपके पास
रियल पार्ट्स पे इसका डिफरेंट इसके रियल पार्ट्स पे होंगे, एक यहाँ पे होगा, एक अदर हो सकता है। तो क्रिटिकल डैम में दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। क्रिटिकल डैम में 1 होता है जीटा, ये 3 है, तो इसका अगेन ये देखें आप, वहां पे 5 सेटिंग टाइम आ रहा था, तो क्रिटिकल डैम में आपका देख सेटिंग टाइम कम हो गया, ठीक है, ये 2 सेकंड पे आ गए जहाँ पे 5 आ रहा था। इसको अगेन चेक कर लें। ओवर जब हमने रखा था तो आपके पास क्या आ रहा था, देखें सेटलिंग टाइम इसका 5 सेकंड आ रहा है, ठीक है, और इसका राइज टाइम भी इसका 3 सेकंड है। उसका राइज टाइम चेक करें, अगर मैं इसे 1 रखता हूँ और 3 रखता हूँ तो इसमें राइज टाइम भी कम है, सेटलिंग टाइम 2 सेकंड है, और राइज टाइम भी इसका आपके पास 1.2 सेकंड तक आ रहा है, ठीक है। तो ये जिसकी जनरल एक आपके पास कोड है, जिसमें आप सिंपल हम जीटा की वैल्यू इनपुट खुद से ले सकते हैं, ओमेगा एन की वैल्यू खुद से हम चूज कर सकते हैं। नम डेन इसमें कोई वो नहीं है, नम की वैल्यू हमने देनी है, डेन की वैल्यू आपने वो जो जनरल फॉर्म वो सिंपल हमने ओमेगा एन ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, हमने सिंपल वो डेन की वैल्यू दी हुई है, इसके कोफिशिएंट्स। ट्रांसफर फंक्शन की कमांड नम डेन टीएफ नम डेन, पोल हम देखना चाहते हैं उसके जीरोस क्या हैं, और सब प्लॉट आपने उसका करना है 2 1 1। स्टेप जी में देख रहा हूँ पहले पॉइंट के ऊपर, और उसका एक्सिस और सब प्लॉट सेकंड पॉइंट के ऊपर मैं क्या देख रहा हूँ, पीजी प्लॉट, तो आप उसका ये देख सकते, ठीक है। एनी क्वेश्चन आपका? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, तो जो बच्चे अटेंडेंस एक बार मैं दोबारा आप लोगों की चेक कर लेता हूँ, जिन बच्चों ने मोइज यूटी 14, इसके अलावा 36 14 36 मोइज खान 39 प्रेजेंट 39 है, 52 है, 52 प्रेजेंट है, एंड 22 25 22 25 और 41 38 38 41 8 52, जिन्होंने भेजा वो दोबारा ना भेजे ना, 8 52 18 16 12 23 12 23, बार बार क्यों भेज रही है यार, आपने एक बार भेजा था 9 36 9 36। अब जो बचे रह गए वो जरा देख लें। एक है राजा मोइज अजहर, सर ये प्रेजेंट प्रेजेंट है, था सर, इसकी लाइट चली गई है। प्रेजेंट था। अच्छा, उसामा रफीक नहीं, वो प्रेजेंट है। इरज कायनात हमजा अंजुम, इनमें से है कोई? प्रेजेंट ठीक है, सर। इरज हमजा अंजुम, हमजा अंजुम नहीं है, आया हुआ था सर क्लास के स्टार्ट में। स्टार्ट में आया हुआ था। चले, स्टार्ट में उसने रोल नंबर भी नहीं भेजा ना, मैं उस वक्त उसी वक्त। आफाक अहमद, यस सर। तस्नीम सुरैया, यस सर। रोल नंबर नहीं भेजा आप लोगों ने?
सर भेजा था पहले जी। कुलसूम फातिमा, नहीं है। हाफिज सखावत, सर कुलसूम सर उसकी लाइट चली गई थी, हाफिज सखावत का कुलसूम मैसेज आया फातिमा था। जी, किसका? हाफिज सखावत का। अच्छा, यस आपको आया था? यस सर, ग्रुप में आपको आया था आया? सर। अच्छा, किया है कि लाइट है। वो लाइट जाए तो मैसेज भी आता है, तो सर वो उस फिर मैसेज पे नेट नहीं चलता। फायजा सर शकील, वो व्हाट्सएप डेटा होता है ना। फायजा शकील आई थी नहीं? सर खोल के बोल दे। लेजेंड। सर आई हुई थी फायजा। अच्छा, जोहेब इदरीस, और लास्ट में आदिल हुसैन। सर आदिल आदिल आ रहा था सर, पता नहीं किधर गया। आ जाए। ऐसा उसने रोला डाला हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में कि अंदर करो, इन करो, इन करो, अच्छा, पता नहीं किधर चला गया। चले ठीक है। ये 2 बच्चे रह गए, जोहेब इदरीस है, हमेश अब्बासी है, और एक है हमजा अंजुम। 3 है, बाकी सर सारे हमजा फिर आया हुआ था, सर हमजा आया हुआ था। ओके क्लास, यू कैन लीव। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।